हमारे देश में जून महीना शुरू होते ही बारिश भी शुरू हो जाती है। खेतों में हरियाली लौट आती है, नदियों में पानी भर जाता है, इसके बाद नहरों में पानी आता है। सब कुछ सही चलता है, लेकिन उसके कुछ ही हफ्तों बाद ही यही पानी तबाही का रूप ले लेता है। गांव डूब जाते हैं, शहर ठहर जाते हैं और लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो पानी भरता है, ये प्राकृतिक आपदा है या फिर हमारी नीतियों और विकास मॉडल की बनाई गई समस्या। भारत में बाढ़ का विज्ञान साफ कहता है कि इस त्रासदी के पीछे केवल प्रकृति नहीं, इंसान भी जिम्मेदार है। भारत में हर साल लगभग 1180 mm बारिश होती है और इसका 80% केवल 4 महीने में जून से सितंबर तक ज़मीन पर गिरता है। मतलब बहुत कम समय में बहुत अधिक पानी ज़मीन पर गिरता है। अगर यह सही जगह पर फैल जाए, मिट्टी में रिस जाए और नदियों से बहकर समुद्र तक मिल जाए तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब बहुत कम समय में बहुत अधिक पानी किसी छोटे इलाके में गिरता है या फिर उसका प्राकृतिक रास्ता रोक लिया जाता है तो यह बाढ़ का रूप ले लेता है। आप ये वीडियो पूरी देखो ताकि आपको पता चले कि जिसे हम प्राकृतिक आपदा कह रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण हैं। बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट, इसका सबसे खतरनाक रूप है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब 1 घंटे में 100 mm से अधिक बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। पहाड़ों में यह पानी मिट्टी और पत्थरों को साथ लेकर गिरता है और अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है। हिमालय क्षेत्र इस प्राकृतिक आपदा के लिए सबसे संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर खड़ी ढलानें हैं और मिट्टी को पकड़ कर रखने वाले पेड़ और जंगल लगातार कट रहे हैं क्योंकि हम हाईवेज, टनल्स ये सब चीज़ें बनाते जा रहे हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सैकड़ों सहायक नदियां मिलकर एक विशाल नेटवर्क बनाती हैं। मानसून के समय जब इन नदियों में पानी बढ़ जाता है तो मैदानी इलाकों में बाढ़ आना लगभग तय है। यही कारण है कि असम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। दक्षिण में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पश्चिमी घाट से निकलने वाली भारी बारिश और नदियों के उफान से प्रभावित होते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक के इलाके समुद्री तूफानों और चक्रवातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। असली समस्या ये है कि हमने प्रकृति को बदल दिया है, जंगलों को काट दिया है, नदियों को बांध दिया है और वेटलैंड्स को सुखाकर वहाँ पर बिल्डिंग्स बना दी हैं। पहाड़ों को काट काट कर हाईवेज और सुरंगें बना दी हैं। इसका नतीजा ये है, जब बारिश का पानी अब ज़मीन पर सोखने की बजाय सीधा सड़कों और घरों में उतरता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारत का 12% भूभाग फ्लड प्लेन है, यानी बाढ़ वाला मैदान है। इसका नतीजा ये होता है, हर साल 1600 से 1800 लोग बाढ़ से मर जाते हैं और इसी बाढ़ से खेती लायक 60 लाख हेक्टेयर जमीन खराब हो जाती है। पिछले 7 दशकों में भारत ने कई विनाशकारी बाढ़ देखी हैं। 1978 में बाढ़ से 11,000 लोग मरे। 1987 में बिहार में बाढ़ से लगभग 1400 लोग मरे और 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 2005 में जब मुंबई में बाढ़ आई तब पूरा शहर ठप हो गया। केदारनाथ में 2013 में बहुत बड़े स्तर पर जान और माल की हानि हुई। 2018 में जब केरल में बाढ़ आई तब 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। भारत में जब भी बाढ़ आती है तब सभी सरकारों के बयान लगभग एक जैसे होते हैं। कहीं प्राकृतिक आपदा का नाम लिया जाता है तो कहीं अचानक आई बारिश का हवाला दिया जाता है। राहत पैकेज घोषित होते हैं, हवाई सर्वे होते हैं और तस्वीरों के साथ वादे होते हैं। लेकिन असली सवाल शायद ही कभी उठता है कि भारत में बाढ़ क्यों हर साल और अधिक विनाशकारी होती जा रही है? क्यों हमारे विकास के नाम पर लिए गए फैसले इस आपदा को और गहरा रहे हैं? भारत में विकास की परिभाषा पिछले 30 सालों में हाईवेज, मॉल्स, डैम्स, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स और गगनचुंबी इमारतों तक सिमट गई है। ये सब सुनने में आधुनिक लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत खतरनाक है। वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि इन नदियों के किनारे एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है जहां बारिश के समय नदी पानी फैलाती है। इन्हीं जगहों को फ्लड प्लेन्स कहते हैं। अगर इन जगहों पर खेती और कंस्ट्रक्शन ना हो तो नदी अपनी ऊर्जा अपने आप कम कर देती है और पानी धीरे धीरे जमीन में रिस जाता है। लेकिन पिछले 30 सालों में इन जगहों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है।
दिल्ली में यमुना के किनारे कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बना दिए और कई जगहों पर हाउसिंग सोसाइटीज उसी जगह पर बनी हैं जहां पहले नदी फैलकर बहती थी। बिहार को हिंदुस्तान का फ्लड स्टेट कहा जाता है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है। पटना में गंगा नदी के किनारे एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया गया। वहाँ से नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, वेटलैंड खत्म हो गए। अब वहाँ पर आप कितने ही तारीफों के पुल बांध लो, कितने ही ड्रोन व्यूज फुटेज ले लो, सब अच्छा ही लगेगा। परंतु जब पानी का स्तर बढ़ेगा तब क्या होगा? वहाँ घाट डूबेंगे, लोगों ने जो स्टॉल लगा रखे हैं वो भी डूबेंगी, उनकी आजीविका भी जाएगी और जान भी। एक गरीब आदमी दूर खड़ा ये देख रहा है कि वहाँ घाट पर अच्छी भीड़ है, क्यों ना वहाँ पर कोई छोटी दुकान लगाकर गुजारा किया जाए, और इस आस में वो वहाँ पर काम शुरू कर देगा। जब बाढ़ आएगी तब सब खत्म। तब मेरे जैसे यूट्यूबर अपने स्टूडियो में बैठकर ये बातें आसानी से और जोश में आकर बोलेंगे कि इन लोगों ने लालच में आकर वहाँ दुकानें लगाई। अब ये तो होना ही था, लेकिन इसके पीछे की वजह किसी ने नहीं जानी, क्योंकि इन वजहों को जानने के लिए कोई चैट जीपीटी या एआई सिस्टम काम नहीं आता, बल्कि आपको फैक्ट्स और इमोशंस को समझना होता है, लिखना होता है और फिर समझाना होता है। हाईवेज और पहाड़ों की कटाई एक और बड़ा कारण है। हिमाचली राज्यों में 4 धाम यात्रा मार्ग और नई टनल परियोजनाओं के लिए पहाड़ों को बिना इनके नुकसान के बारे में सोचे काटा गया। कैग की रिपोर्ट कहती है कि इन प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल क्लीयरेंस की शर्तों का पालन नहीं हुआ। आपको ये समझना ही होगा, और ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कि जब पहाड़ कमज़ोर होते हैं तब बरसात का पानी सीधे लैंडस्लाइड और फ्लड में बदल जाता है। 2025 में हिमाचल और उत्तराखंड में बादल का फटना इन्हीं डेवलपमेंट मॉडल के लिए चेतावनी है। चलो यहाँ तक तो समझा कि ये पहाड़ हैं, तो किसी राजनेता के बहाने बिकी हुई मीडिया सही भी ठहरा देगी या फिर कवर भी ना करे, क्योंकि न्यूज़ कवर करने के लिए स्टूडियो से निकलना पड़ता है या फिर रिपोर्टर्स को सैलरी देनी पड़ती है, और उससे कहीं ज़्यादा आसान है और सस्ता है स्टूडियो में बैठकर बकवास की डिबेट में जनता को उलझाना। लेकिन गुड़गांव के बारे में क्या ख्याल है, जहाँ न तो कोई पहाड़ है न ही समुद्र है। इसे तो इंडिया की मिलेनियम सिटी कहा जाता है। फिर क्यों हर साल गुड़गांव की सड़कें नदी में बन जाती हैं? और इसका सिर्फ एक ये कारण नहीं हो सकता कि वहाँ पर मॉल्स बन गए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि गुड़गांव की ज़मीन कभी तालाबों और वेटलैंड से भरी होती थी। 1970 में वहाँ पर 300 से अधिक प्राकृतिक जलाशय थे। 2020 के आते आते 80% जलाशय खत्म हो गए और वहाँ पर कॉलोनीज और आईटी पार्क्स बन गए। पानी निकासी की नालियों पर या तो कब्जा है या फिर वो कचरे के ढेर से भरी पड़ी हैं। जब बरसात होती है तब पानी को बहने का रास्ता नहीं मिलता। यही हाल बेंगलोर का है। 2022 की बारिश में बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में भी पानी भर गया। वर्क फ्रॉम होम लागू करना पड़ा। कारण सबका एक है कि वेटलैंड्स और पानी की निकासी की जगहों पर सफाई या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन। बाढ़ आने के बाद राहत कैंप बनाए जाते हैं, अनाज बांटा जाता है, मुआवजों का ऐलान होता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन पर कोई काम नहीं होता। नीति आयोग की रिपोर्टें सिर्फ कागजों पर स्ट्रेटजी बनाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी में अटक जाता है। क्लाइमेट चेंज इस स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट यानी बहुत कम समय में बहुत अधिक बारिश के मामले पिछले 50 सालों में 3 गुना बढ़े हैं। लेकिन हमारी प्लानिंग अब भी 1970 के रेनफॉल पैटर्न पर आधारित है, यानी हमारी रियलिटी और पॉलिसीज में 50 साल का अंतर है। असल में डेवलपमेंट का जो मॉडल हमें दिखाया जाता है वह आधा सच होता है। सड़कें, फ्लाईओवर्स, मॉल्स, स्मार्ट सिटीज़ दिखने और सुनने में तो आधुनिकता का प्रतीक लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा है बरसात के पानी के रस्तों का विनाश। हमें कहा जाता है ये प्रोजेक्ट्स जीडीपी बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन जब इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से हर साल हजारों लोग मर जाते हैं, लाखों लोग प्रभावित होते हैं और फिर रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, तो ये डेवलपमेंट है या फिर मूर्खता? मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, लेकिन हर मानसून में यह शहर ठप हो जाता है। इसका असली कारण है मीठी नदी का विनाश। यह नदी जो कभी प्राकृतिक जल निकासी का रास्ता होती थी, अब ओपन ड्रेन बन चुकी है।
इसके किनारे झुग्गियाँ, एयरपोर्ट का विस्तार और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया। इसकी चौड़ाई बहुत सिमट गई और ऐसा नहीं है कि इनका विरोध न हुआ हो या फिर मैं ही पहला यूट्यूबर हूँ जो इनके बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे समाजसेवी, बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी और बहुत सारे यूट्यूबर इस फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारों के आगे इनकी नहीं चलती और बिल्डर्स के आगे सरकार की। मुंबई की तूफानी जल निकासी प्रणाली ब्रिटिश काल में बनी थी, जिसकी कैपेसिटी 25 mm पर आवर की है, लेकिन आज के समय में बारिश 50 से 60 mm एक घंटे में हो जाती है, तो पानी की निकासी कैसे होगी। 2018 में केरल ने पिछले 100 सालों की सबसे बड़ी बाढ़ झेली। सैकड़ों लोग मरे, लाखों लोग राहत शिविर कैंपों में पहुंचे। मानसून में रिकॉर्ड तोड़ 900 mm बारिश हुई, लेकिन असली संकट तब आया जब 35 डैम्स ने एक साथ पानी छोड़ दिया। सेंट्रल वाटर कमीशन की इंक्वायरी ने यह माना कि अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता तो यह नुकसान कम होने की संभावना थी। डैम सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। केरल का यह एग्जाम्पल साफ दिखाता है कि जब डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट क्लैश करते हैं तो प्राकृतिक आपदा भी मानव निर्मित सबसे बड़ी आपदा बन सकती। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ एक वार्षिक परंपरा बन चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी कई जगहों पर 15 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। बाढ़ का असर सब पर बराबर नहीं होता। अमीर लोग घर को रिपेयर करवा लेते हैं या फिर उस नुकसान को झेल भी लेते हैं या इंश्योरेंस भी क्लेम कर लेते हैं। गरीब लोगों की जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं स्लम एरियाज और कच्ची बस्तियों के लोग, क्योंकि ये बस्तियां अक्सर लो लाइंग एरियाज में बसी होती हैं। अर्बन फ्लड्स इस असमानता को और अधिक उजागर करती है। गुड़गांव के आईटी पार्क्स कुछ ही दिनों में ऑपरेशनल हो जाते हैं, लेकिन पास की झुग्गियों में लोग कई महीनों तक पानी और गंदगी में रहते हैं। देश में आई हुई बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक आपदा भी है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। सबसे अधिक मार गरीब और मध्यम वर्ग लोगों पर होती है। सरकारें केवल राहत पैकेज और कंपनसेशन को मैनेज करती हैं, लेकिन असली कीमत देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को चुकानी पड़ती है। हमारे देश में बाढ़ आते ही राजनेताओं की गतिविधियां लगभग स्क्रिप्टेड लगती हैं। हर साल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री हवाई दौरे करते हैं, दाल और चावल बांटते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। 100 करोड़, 500 करोड़, 50,000 करोड़ राहत पैकेज मांगे जाते हैं, लेकिन जब पानी उतर जाता है तब परमानेंट सॉल्यूशन पर कोई ध्यान नहीं देता। यही कारण है 1954 से लेकर आज तक 5700 से अधिक प्रोजेक्ट्स बनाए गए, लेकिन या तो वे अधूरे हैं या फिर कागजों में ही पूरे हो गए। देश में सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन सबका पैटर्न एक जैसा ही रहता है। 1950 से 2014 तक कांग्रेस ने कई तटबंध और डैम्स बनाए, लेकिन उनके मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। दिल्ली में यमुना के फ्लड प्लेन्स पर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बनाए। कोर्ट ने इसे इलीगल बताया, लेकिन कौन सुनता है। 2014 से लेकर आज तक बीजेपी ने 4 धाम यात्रा मार्ग और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को नेशनल इंटरेस्ट बताकर तेजी से मंजूरी ली, लेकिन कैग और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये पर्यावरण के विरुद्ध है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। भारत में बाढ़ हर साल करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी यह चुनावी मुद्दा कभी नहीं बनती, क्योंकि बाढ़ अक्सर गरीबों और किसानों को सबसे अधिक प्रभावित करती है, जिनकी नेशनल नैरेटिव में पॉलिटिकल वॉइस कमजोर है। शहरों में आई बाढ़ को वन टाइम डिजास्टर बताकर भुला दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियों के लिए यह आसान है कि वह राहत पैकेज बांटकर मसीहा बने, लेकिन धरातल पर परमानेंट सॉल्यूशन करने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, उस सिस्टम का आईना भी है जिसमें सरकारें और नगर निगम बड़े बड़े बिल्डर्स के पैसों के आगे झुक जाती हैं। सवाल ये है कि जब वैज्ञानिक चेतावनी देती है, अदालतें आदेश देती हैं, फिर भी शहरों की ये हालत क्यों होती है? इसका जवाब है भ्रष्टाचार और मिलीभगत। किसी भी बड़े शहर का नक्शा उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर वेटलैंड, फ्लड प्लेन और लेक्स साफ दिखाई देती हैं, लेकिन धरातल पर जाके देखते हैं तो वहाँ पर आईटी पार्क्स, मॉल्स और कॉलोनी बनी होती हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर्स राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपए की फंडिंग देते हैं।
इसके बदले में कानून और पॉलिसी बदली जाती हैं, स्ट्रक्चर को रीड्रॉ किया जाता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जैसी मंजूरियां फॉर्मेलिटी बन जाती हैं। भारत में चुनाव एक महंगी प्रक्रिया है। इसमें पार्टियों को हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होती है और ये पैसा कॉरपोरेट हाउस और बड़े बड़े बिल्डर से आता है। बदले में इन्हें स्पेशल अप्रूवल मिलते हैं, ग्रीन सिग्नल्स मिलते हैं और पर्यावरण के नियमों में छूट मिलती है। यानी कॉरपोरेट हाउस इनके एटीएम हैं और जनता सिर्फ वोट बैंक। वैसे तो मैं सैकड़ों की संख्या में डेटा निकालकर पढ़ सकता हूँ, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, या फिर 2025 में पंजाब और हरियाणा हो। लेकिन बात यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे और लोगों को सुरक्षित करे। कुछ जगह सिर्फ टूरिस्ट के दम पर ही चलती हैं। वहां पर टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए कुछ लोग लालच में आते हैं। लालच में आकर रिवर व्यू देने के लिए बिल्कुल नदी के किनारे रिजॉर्ट बना लेते हैं। फिर जब बाढ़ आती है तब बड़े स्तर पर जान और माल की हानि होती है। जंगल के बीच में पेड़ काटकर भी होटल्स बनाए जा रहे हैं। इससे नेचर डिस्टर्ब हो रही है और लैंडस्लाइड लगातार बढ़ रही है। और इसमें गलती सिर्फ उस रिजॉर्ट ओनर की नहीं है जो सारे व्यूज़ देने के लिए जंगल में कटाई कर रहा है या फिर नदी के किनारे पे रिजॉर्ट बना रहा है, सारी सुख सुविधा दे रहा है। उसमें कमियां हम जैसे लोगों की भी हैं कि हमें जंगल में जाकर या फिर नेचर के नज़दीक जाकर भी पूरी सुख सुविधाएं चाहिए। हमें एसी रूम चाहिए, वाईफाई चाहिए, सब चीज़ें कंफर्ट के हिसाब से चाहिए। अरे आप वहाँ पर जा रहे हो, आप नेचर को महसूस करने जा रहे हो। अगर आपको यही सब चीज़ें चाहिए, ये तो आपके शहर में ही मिल जाएंगी, आपके घर पे भी मिल जाएंगी। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ की चीज़ों को समझो, वहाँ के रहन सहन को देखो, वही तो है असली एडवेंचर। कुछ निर्णय हमें भी लेने होंगे। हमें इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि हमें हर जगह विकास चाहिए। गवर्नमेंट दनादन हाईवे बनाती जा रही है और हम सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, समय कम लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो हाईवे बन रहे हैं तब उसके चक्कर में कितने लाखों पेड़ कटते हैं, इस चीज़ का कोई डेटा नहीं है। गवर्नमेंट हमें एक डेटा ज़रूर देती है कि हमने इतने हज़ार पेड़ लगा दिए, लेकिन वो तो पौधे हैं। वो पेड़ की क्षमता तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। उसमें से कितने पौधे डेवलप हो पाएंगे इसका नहीं पता। कितने पौधों की ध्यान रखा जाएगा, कितनों में पानी डलेगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जो काटे हैं वो तो पूरी तरह डेवलप हो चुके थे, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन दे रहे थे। तो इतने विकास किसको चाहिए? मुझे तो समझ में आज तक नहीं आया कि इंसान चांद पर जाने की बात करता है, मंगल पर जाने की बात करता है, पृथ्वी को तो रहने लायक छोड़ नहीं रहा, अब दूसरे ग्रह पे तलाश करने को उसको वैसा ही बना देगा। अगर सरकारें डेवलपमेंट को नेचर के खिलाफ खड़ा करना बंद कर दें और नेचर के साथ तालमेल बैठाकर डेवलपमेंट करें, तभी भारत बाढ़ जैसी स्थिति से निपट पाएगा। वरना 2026 का मानसून भी यही तस्वीरें दिखाएगा। डूबे हुए शहर, बर्बाद गांव और खोखले वादे। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।